हेलो एवरीवन, मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं केवीएस पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे मैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करवा रही थी। तो आज उसी का मैं और 10 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। केवीएस के जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे, प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे, उसकी जो एमसीक्यूज है मैं उस पर फिर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ। ठीक है, आज मैं उसको फिर से डिस्कस करूँगी। तो उससे पहले अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है केवीएस की पीजीटी इंग्लिश की, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए, तो सिर्फ आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि नहीं, इंग्लिश के साथ साथ आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो कोर्स है, जो कि आपका जो सिलेबस में आएगा क्वेश्चंस, वो सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे इंग्लिश तो है वो सिर्फ 100 मार्क्स का है। तो आपको ये गौर करना होगा कि आपका जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का है, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का है, जीएस प्लस सीए 10 मार्क्स का है, रीजनिंग है 5 मार्क्स का, कंप्यूटर है 5 मार्क्स का। तो हमारा जो लक्ष्य एकेडमी जो है, तो ये इन सब की तैयारी करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2500 में। सिर्फ और सिर्फ कितने में? तो 2500, जिसकी मतलब सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग आपको फैकल्टी मिलेंगे, अलग अलग टीचर मिलेंगे, एक्सपर्ट्स मिलेंगे, जो आपको इन सब की भी आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे 100 मार्क्स की ही तैयारी नहीं करनी है, जो कि आपको पूरा फोकस करना अपॉन 80 पे। ठीक है, तो अगर आप सच में सीरियस है तैयारी करने पे, तो प्लीज देखिए सिर्फ 2500, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा, डाउट सॉल्विंग लाइव सेशन मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा लाइव सेशन पे, प्लस वीडियो प्लस पीडीएफ एंड एमसीक्यूज टेस्ट, आप ये तीनों देख सकते हैं। देख रहे हैं, वीडियो, रिकॉर्डेड क्लास, डाउट सेशन जो आपकी लाइव क्लासेस में होगी, एंड लाइव एमसीक्यूज क्लास भी होगी, प्लस आपको नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर मतलब देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं फिर से केवीएस की प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस जिसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने केवीएस के ही प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखा था, आज फर्दर कुछ क्वेश्चंस को मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस पे नहीं करवाऊंगी, उसके साथ साथ मैं डिटेल्स भी कराऊंगी, क्योंकि सिर्फ हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है, बाकी चीजों पे भी फोकस करना है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द स्कारलेट लेटर इज रिटन बाय। तो एक ये आपको दिया हुआ है द स्कारलेट लेटर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, या नैथानियल हॉथम के द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा ये द स्कारलेट लेटर लिखा गया है, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। आई होप अगर आप लोग ने प्रैक्टिस किया होगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपने केवीएस का देखा होगा, तो आपने जरूर सॉल्व किया होगा। तो बताइए कि आप लोग क्या होगा इसका आंसर? Mark Twain, Charles Dickens, Virginia Woolf, Nathaniel Hawthorne. What is the answer of this question? Yes, yes. The answer is Nathaniel Hawthorne. एक्चुअली में द स्कारलेट लेटर था क्या? द स्कारलेट लेटर जो है कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश्ड इन 1850। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था? 1850 में पब्लिश किया गया था इसमें। ओके, 1850 में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली में ये बुक है जो कि एक्सप्लोर करता है किस थीम पर? तो सिन और गिल्ट के थीम को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, सिन और गिल्ट का जो थीम है ना, इस थीम को एक्सप्लोर करने का एक बुक है। ठीक है, इस बुक में एक्सप्लोर किया गया है इस थीम को, सिन एंड गिल्ट। ओके, और जो कि लिखा गया है नैथानियल हॉथॉर्न के द्वारा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a collection of Anita Desai's short stories?
इनमें से कौन सा जो कलेक्शन है वो अनीता देसाई का शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है? अनीता देसाई का नाम आपने सुना होगा, तो इसमें से आपको आंसर देना है कौन सा होगा। वॉइसेस इन द सिटी, गेम्स एट ट्विलाइट, विलेज बाय द सी, क्राई द पीकॉक। कौन सी स्टोरी जो है वो अनीता देसाई की शॉर्ट कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की? फटाफट आंसर कीजिए। अनीता देसाई का नाम आपने जरूर सुना होगा, किरण देसाई की बेटी थी। बताइए कौन सा होगा आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। Which one of the following is a collection of Anita Desai short stories? तो क्या होगा, फटाफट आंसर। यस, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा तो मैं बता दूं, द आंसर इज गेम्स एट ट्विलाइट। ठीक है, आज के हमारे सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए इसको और काफी आपको नॉलेज मिलने वाला है इसमें से। तो ये जो है अनीता देसाई का जो कलेक्शन है ये शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, गेम्स एट ट्विलाइट। बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे वॉइसेस इन द सिटी, विलेज बाय द सी एंड क्राई द पीकॉक इज द नॉवेल बाय अनीता देसाई। ये जो बाकी तीन ऑप्शन है ये क्या है, तो नॉवेल है अनीता देसाई का। लेकिन हमारे से क्वेश्चन क्या किया गया था कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कौन सा जो है इनमें से ऑप्शन जो है वो अनीता देसाई का कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, न कि नॉवेल। ओके, तो शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन कौन सा है, तो गेम्स एट ट्विलाइट। और बाकी जो तीन है वो क्या है, तो नॉवेल है अनीता देसाई के द्वारा ही लिखा गया। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए मैं करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following poems of Coleridge is a ballad? अब बताइए कि इनमें से कौन सा वर्क जो है फॉलोइंग पोएम्स में जो कॉलेज का बैलेड है, बताइए फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा वर्क जो है बैलेड है। What will be the which poem is called of Coleridge is a ballad? Which poem of Coleridge is a ballad? फटाफट आंसर कीजिए। Work without hope, frost at midnight, the rime of the ancient mariner, youth and age. क्या है, कौन सा है? तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग आंसर फटाफट कर चुके होंगे, क्या होगा, कौन सा है? तो आपका आंसर होगा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। आप लोगों को पता है कि ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो है कब आया था, तो ये आया था लिरिकल बैलेड्स में। ये एक बैलेड है, ठीक है, और ये कहाँ आया था, तो लिरिकल बैलेड्स जो कि जॉइंट पब्लिकेशन हुआ था। लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1798 में। और ये किसके द्वारा, मतलब कौन कौन थे इसमें, किसके किसके पोएम को कलेक्ट किया गया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का पोएम का कलेक्शन था ये लिरिकल बैलेड। और इसी के फर्स्ट पोएम का नाम था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और ये क्या है, एक बैलेड है। बैलेड एक्चुअली में होता क्या है, बैलेड जो होता है वो एक्चुअली में एक पोएम होता है जो कि एक स्टोरी बताता है, ठीक है। वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, लव भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जनरली हमारे पता है कि एस.टी. कॉलरिज जो थे वो क्या थे, तो वो ज़्यादातर जो पोएम लिखते थे वो किस पे बेस्ड होता था, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे डील करते थे। तो ये पोएम भी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को डील करता है। इसमें एक मैरिनर की कहानी दिखाई गई है जो कि एक बर्ड एल्बाट्रॉस को मार देता है, और उसके बाद जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिसफॉर्च्यून आता है उसके लाइफ में, वो सारी चीज़ों को बताया गया है इस पोएम में, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बहुत ही अच्छी पोएम है एस.टी. कॉलरिज की। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ डैश कम्स कैन डैश बी फार बिहाइंड। अब आपको फिल अप करना है। If dash comes, can dash be far behind? आपका ऑप्शन नंबर ए है autumn. If autumn comes, can summer be far behind? सेकेंड ऑप्शन है winter and spring. थर्ड ऑप्शन है wind and rains. फोर्थ ऑप्शन है spring and winter. तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। टेल मी द आंसर,
फटाफट आंसर कीजिए। यस, आप लोगों ने आंसर आई थिंक कर लिया होगा। क्या होगा आंसर? यस, इफ winter comes, spring can spring be far behind? Yes, option number B is the right answer. If winter comes, can spring be far behind? ये एक फेमस लाइन है पीवी शैली के पोयम, पीवी शैली का पोयम जो है ओड टू वेस्ट विंड। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा ओड टू वेस्ट विंड का। ओड टू वेस्ट विंड ये पीवी शैली का फेमस पोयम है। पीवी शैली ओड टू वेस्ट विंड से लिया गया ये लाइन है, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया ये लाइन है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये पीवी शैली के एक फेमस पोएम ओड टू वेस्ट विंड से लिया गया लाइन है। एक्चुअली ये जो है मतलब पीवी शैली जो थे वन ऑफ द मेजर फिगर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पीरियड, ओके। और इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्या होता है इस लाइन का मतलब? we should never give up our hope, okay, always be optimistic। हमें अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस छोटे से लाइन से पीवी शैली ने बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि we should never give up the hope, मतलब अपने होप को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आए हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। तो इफ विंटर कम्स मतलब अगर हमें कभी भी दुख तकलीफ आ रही है तो कैन स्प्रिंग भी फार बिहाइंड, क्या अगर कोई तकलीफ आ रही है तो दुख ऐसा थोड़ी है कि सुख जो है वो हमसे दूर हो जाएगा। हर दुख के बाद एक सुख आता ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो पीवी शैली ने अपने फेमस पोएम ओड टू वेस्ट विंड में ये लाइन कही है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा। Which of the following is G.V. Shaw's first play to be staged? अब इनमें से कौन सा जो प्ले है जो वो G.V. Shaw का फर्स्ट प्ले था जो स्टेज किया गया, टू बी स्टेज्ड, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज विडोवर्स हाउस, ऑप्शन नंबर बी मैन एंड सुपरमैन, ऑप्शन नंबर सी मिसेस वेरेंस प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर डी मर्डर इन द कैथेड्रल। which play is to first play to be staged? टेल मी द आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। कौन सा आंसर होगा जो फर्स्ट है, बताइए। यस, क्या होगा? विडोवर्स हाउसेस, ठीक है। विडोवर्स हाउसेस G.V. शॉ का फर्स्ट प्ले था टू बी स्टेज्ड, ठीक है। फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज्ड, फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज। और ये कब स्टेज हुआ था? तो ये 9 दिसंबर, 1 सेकेंड, 9 दिसंबर 1892 में परफॉर्म किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। 1892 में परफॉर्म हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर 1892 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था इसका। तो फर्स्ट G.V. शॉ का फर्स्ट प्ले था टू बी स्टेज्ड, कब परफॉर्म किया गया था? तो 9 दिसंबर 1892 में, ओके। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आंसर मिल गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक? इनमें से कौन सा जो है वो एक एपिक है? वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स, मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट, कॉलरिज की कुबला खान, कीट्स की हाइपेरियन। आई थिंक इसका आंसर आप लोगों सभी को आता होगा। इसका आंसर देने में आप लोग ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक? तो इसमें होगा मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ओके। क्या होगा? मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक्चुअली में एक एपिक है, ठीक है। क्या है? एपिक है। लेकिन यहाँ पे जो वो बात है, ये कीट्स हाइपेरियन है, ये भी एक एपिक ही है। बट एक्चुअली में जो है
हम लोग किस आंसर पे जाएंगे, तो हम लोग इसी आंसर पे जाएंगे। एक्चुअली में ये जो है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है ये फेमस एपिक है, तो इसलिए हम लोग किड्स की हाइपेरियन पर नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में। किड्स की जो हाइपेरियन है जॉन किड्स की, ये भी एक एपिक में ही डाला गया है, बट मोस्ट फेमस क्या है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ज़्यादा जो नियरेस्ट है उस पर जाना होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो हाइपेरियन है ये भी क्या है, एक एपिक पोएम है, ठीक है। तो जो कि किसकी स्टोरी बताती है, तो फॉल ऑफ टाइटन की स्टोरी बताती है, ठीक है, फॉल ऑफ टाइटन गॉड्स की स्टोरी बताती है। लेकिन वो जो है एक्चुअली में बाइबल से लिया गया है, पैराडाइज की लॉस्ट की स्टोरी, तो वो मिल्टन का फेमस एपिक है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A thing of beauty is a joy forever. In which of the following Keats poem do we find this line? बहुत ही अच्छी लाइन है, A thing of beauty is a joy forever. और पूछा जा रहा है कि किड्स के किस पोएम में ये लाइन ली गई है। ओड ऑन ए ग्रेसियन ऑन, ओड टू अ नाइटिंगेल, एंडेमियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। क्या होगा फटाफट बताइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। यस, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये फेमस लाइन है पोएम एंडी मियोन का। ये एंडी मियोन जो है ये जॉन कीट्स का फेमस पोएम है, ठीक है, जॉन कीट्स का फेमस पोएम है, ठीक है। जॉन कीट्स का ये फेमस पोएम है। एक्चुअली में ये क्या है, एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव मतलब जहाँ पे स्टोरी बताई जाती है। तो ये नैरेटिव पोएम है, कितने वॉल्यूम्स में आया है, तो फोर वॉल्यूम्स में आया है, ठीक है। कितने वॉल्यूम्स में आया है, तो 4 वॉल्यूम्स में ये पोएम को लाया गया है। और ये क्या बना, किसको डेडिकेट किया है, तो जॉन कीट्स ने इस पोएम को थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया है। किसे डेडिकेट किया है, तो डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। देखिए आप लोगों को एक लाइन से कितनी जानकारियां मिल रही है। तो जॉन कीट्स का फेमस पोएम है जॉन डिमियन, और कितने वॉल्यूम्स में आया है, 4 वॉल्यूम्स में। आपको मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया, आंसर के साथ साथ मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे के एग्जाम के लिए भी हेल्प हो, ठीक है। तो ये कितने वॉल्यूम में आया है, 4 वॉल्यूम्स में। डेडिकेटेड किसको डेडिकेट किया जॉन कीट्स ने इस पोएम को, तो थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया है। और ये जो नैरेटिव पोएम है, ये जो बेस्ड है, ये किस पर डील करता है, तो इट द पोएम डील्स विद द मिथ, ठीक है, ग्रीक मिथ पे बेस्ड है। ये किस पर डील करता है, ग्रीक मिथ पे। और इसमें जो स्टोरी बताई गई है ना, तो ये लव ऑफ सिंथिया, सिंथिया का जो लव है ग्रीक मिथ पे बेस्ड है। और इसमें जो है सिंथिया एक कैरेक्टर होती है, सिंथिया का ही लव, मतलब इसका लव जो है एंटीमियोन के प्रति जो इसका प्यार होता है ना, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सिंथिया का प्यार एंडीमियन के प्रति, और ग्रीक मिथ पे बेस्ड है ये पोएम, ओके। तो सिंथिया जो थी कौन थी, एक मून गॉडेस थी, ओके। और एंडीमियन क्या था, एक यूथ था, ओके। तो ये उसी पे बेस्ड है पोएम। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ethnic and racial issues cannot be foregrounded in Shakespeare's, मतलब एथनिक और रेशियल इशू जो है किस शेक्सपियर की किस ड्रामा में फोरग्राउंड मतलब इंक्लूड नहीं किया गया, कैनॉट बी फोरग्राउंडेड। फर्स्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अथेलो, हेमलेट, टेम्पेस्ट। बताइए फटाफट आंसर कीजिए। आई होप आप लोगों ने शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि शेक्सपियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जाम। तो अगर आप लोग पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, तो शेक्सपियर तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो इसलिए फटाफट बताइए, एथनिक एंड रेशियल इश्यूज कैन नॉट बी फॉरग्राउंडेड इन शेक्सपियर्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, हैमलेट, द टेम्पेस्ट। क्या होगा आंसर, यस
किसका होगा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये इस ड्रामा का थीम नहीं है, इशू इसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एथनिक और रेशियल इशूज को नहीं उठाया गया। बाकी सारे ड्रामा में आपके कुछ न कुछ एथनिक और रेशियल इशूज देखने को मिल जाएगी। ओथेलो भी ट्रेजेडी है, हेमलेट भी ट्रेजेडी, एंड द टेम्पेस्ट इज उसमें भी थोड़ा सा आपका एथनिक एंड रेशियल इशूज भाई भाई का दिखाया गया है। एंड आफ्टर दैट दिस इज नॉट अ ट्रेजेडी, बट इसमें भी एथनिक एंड रेशियल इशूज को उठाया गया है। बट मर्चेंट ऑफ वेनिस कैन नॉट बी फॉरग्राउंडेड, ठीक है, ऑफ एथनिक एंड रेशियल इशूज। तो आपका आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ स्टोरी ऑफ। फिर देखिए आगे आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो किसकी स्टोरी है? प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सोशल इंजस्टिस, बी ए लव एंड रिवेंज, कॉमर्स एंड वॉर, ग्रीड एंड रिवेंज। क्या है, किसकी स्टोरी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस? फटाफट बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर का सारा ड्रामा। क्या है इसका स्टोरी, किस पे बेस्ड है? फटाफट बताइए आप लोग। प्रेजुडाइस एंड सोशल इंजस्टिस, लव एंड रिवेंज, कॉमर्स एंड वॉर, ग्रीड एंड रिवेंज, किस पे बेस्ड है? तो आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। क्या है? तो देखिए आप लोगों का आंसर कितना करेक्ट होता है। आप लोग देखिए कि कितना रॉन्ग हो रहा है और कितना सही हो रहा है, आपको एनालाइज कीजिए। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये स्टोरी है एक प्रेजुडाइस एंड सोशल इंजस्टिस पे। इसमें दिखाया गया है कैसे लोन लेकर के वो गलत फंस जाता है, ठीक है। तो इसमें सोशल इंजस्टिस हुआ है, तो ये स्टोरी है प्रेजुडाइस एंड सोशल इंजस्टिस पे, ठीक है। इसमें लव एंड रिवेंज नहीं, लव है लेकिन रिवेंज नहीं है, कॉमर्स है लेकिन वॉर नहीं है, ग्रीड एंड रिवेंज तो नहीं है, ग्रीड है बट रिवेंज नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें सोशल इंजस्टिस भी होता है, प्रेजुडाइस भी होता है। तो दिस इज द लव है बट रिवेंज इसमें नहीं है, ठीक है। कॉमर्स है बट वॉर नहीं है, ग्रीड है बट रिवेंज नहीं है। तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? प्रेजुडाइस एंड सोशल इंजस्टिस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोग माया इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन अनीता देसाई's नॉवेल। अब माया जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है अनीता देसाई की किस नॉवेल की? बाय बाय ब्लैकबर्ड, वॉइसेस इन द सिटी, क्राई द पीकॉक, इन कस्टडी, किस नॉवेल की वो जो है सेंट्रल कैरेक्टर है माया? अनीता देसाई की किस नॉवेल की वो फेमस कैरेक्टर यानी सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर? कौन से? आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। तो क्या होगा? क्राई द पीकॉक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्राई द पीकॉक इज द करेक्ट आंसर। माया जो है ये सेंट्रल कैरेक्टर है क्राई द पीकॉक की, ओके। क्राई द पीकॉक की सेंट्रल कैरेक्टर है। जैसे बाय बाय ब्लैकबर्ड की जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसमें शायद नाम है देव, सारा, आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक बाय बाय ब्लैकबर्ड में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम देव है, सारा है, आदित्य है शायद, ठीक है। एंड द वॉइसेस इन द सिटी में 3 सिबलिंग्स की कहानी है, बट उसमें माया जो है मेन कैरेक्टर नहीं होती है बस। और इनका स्टडी का जो है देवेंद्र शर्मा सिद्दीकी एंड देवेंद्र शर्मा सिद्दीकी, ये सारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं इनका स्टडी में। सो आवर आंसर विल बी द क्राई द पीकॉक। इसमें ही माया जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, अनीता देसाई के नॉवेल की। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी की। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे KVS PGT की तैयारी से तो आप लोग प्लीज़ एनरोल करवाइए अपना नाम
हमारा जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट है और जो क्लासेस है वो 26 दिसंबर से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो प्री बुकिंग चल रही है और आप लोगों को जो देखिए 15,000 फीस है, ओनली आप लोगों को पे करना है 2500, फ्लैट 84% ऑफ मिल रहा है आप लोगों को। आप कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, कोई भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। जो सब्जेक्ट है उस पर तो फोकस कर ही रहे हैं हम लोग, बाकी और अदर्स जो 80 मार्क्स है, जो इधर 40 मार्क्स टीचिंग एजुकेशन, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें देखिए आप लोगों का 40 मार्क्स है, इसके भी स्पेशल टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। इधर रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, जीएस, हिंदी, आप लोगों को सारी सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएगी, नॉट ओनली इंग्लिश। हम लोग सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस किया जा रहा है। तो आप लोग देर ना करिए, अपनी तैयारी को एक नया स्टार्ट दीजिए ताकि आप लोगों का इस बार तो कभी नहीं, ठीक है ना, अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो ये सोच के साथ आप लोग जुड़िए हमारे लक्ष्य अकेडमी से। ओके, थैंक यू।